Hello dear student, welcome to my YouTube channel Access of Physics where you learn the easy and basic concept of physics। आज शुरू करते हैं प्रत्यावर्ती धारा का एक नया लेक्चर। बट आज का लेक्चर शुरू करने से पहले रिकॉल द प्रीवियस वन। सो लेट्स स्टार्ट। पिछले लेक्चर में अपन ने पढ़ा था अनुनाद की स्थिति। एलसीआर परिपथ के अंदर अनुनाद की स्थिति क्या होता है, किस आवृत्ति के ऊपर अनुनाद की घटना होती है। तो चलिए शुरू करते हैं हम। पिछले लेक्चर में अपने बात की थी जब परिपथ के अंदर एल, सी और आर श्रेणी क्रम में जुड़े हो तो प्रेरकत्व की प्रतिघात और संधारित्र की प्रतिघात दोनों अगर एक्सएल बराबर एक्स सी हो जाए तो इस घटना को अनुनाद की स्थिति कहा जाता है। और आवृत्ति का मान निकाला था अपन ने एफ आर, जहां पे एफ आर अनुनादी आवृत्ति है और इसका मान था कुछ 2 पाई अंडर रूट का एल सी, जहां पे एल प्रेरकत्व और सी धारिता को व्यक्त करता है। इसके लिए अपन ने ग्राफ बनाया था कुछ इस तरह। अगर आवृत्ति और धारा के मध्य ग्राफ आई मैक्सिमम की बात करूं तो कुछ इस तरह से आया था, जहां पे आई बराबर मैक्सिमम और ये आवृत्ति यानी कि अनुनाद की स्थिति यानी कि अनुनादी आवृत्ति के ऊपर धारा का मान क्या होता है, मैक्सिमम होता है। और एक ग्राफ बनाया था कुछ इस तरह, ये था एफ आर अनुनादी आवृत्ति और ये हो गया जेड यानी कि जेड मिनिमम बराबर आर। कहने का मतलब अनुनाद की स्थिति के अंदर या अनुनादी आवृत्ति के ऊपर धारा का मान तो मैक्सिमम होता है और प्रतिरोध या प्रतिघात का मान क्या होता है, मिनिमम होता है। अपन ने पिछले लेक्चर में ये पढ़ा था कि अनुनादी आवृत्ति के ऊपर प्रतिरोध का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, लेकिन संधारित्र और प्रेरकत्व का इसके ऊपर इफेक्ट पड़ता है। बिकॉज जो XL होता है वो ओमेगा एल यानी कि XL समानुपाती होता है F के, या बात करूं XC की तो ये हो जाएगा 1/ओमेगा सी, या बात करूं XC व्युत्क्रमानुपाती होता है F के। लेकिन R का इसके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। अब अगर मैं बात करूं कि रेजोनेंस का R के ऊपर तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, लेकिन R रेजोनेंस के ग्राफ के ऊपर जरूर इफेक्ट डालता है। कहने का मतलब अपने को पता है कि ये अनुनाद की स्थिति के अंदर ये एफ आर अनुनादी आवृत्ति हो गई और अनुनादी आवृत्ति के ऊपर धारा का मान मैक्सिमम होता है। धारा का मान मैक्सिमम होता है। अगर मैं कहूं कि ये यानी कि आर प्रतिरोध के ऊपर धारा का मान मैक्सिमम होता है, यानी कि आर अनुनाद की स्थिति के ऊपर तो इफेक्ट नहीं डालता, लेकिन अगर मैं इस आर का मान बढ़ाता हूं तो ये ग्राफ कुछ, अगर R का मान बढ़ाता हूं, R का मान बढ़ाकर मैं कर देता हूं 2R, या R का मान बढ़ाकर 2R कर देता हूं तो ये यहां आ जाएगा। यानी अब की बार धारा क्या हो जाएगी, ये तो हो गया 2R लेकिन धारा आधी आ जाएगी। अगर R का मान फिर बढ़ाता हूं, R का मान बढ़ा देता हूं यहाँ पे 4R कर देता हूं तो ये धारा क्या कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 4 हो जाएगी। यानी कि ये R ये जरूर डिसाइड करता है कि धारा का मैक्सिमम मान कितना आएगा, क्योंकि अपने को पता है कि जो धारा का मान होता है ये I बराबर होता है V अपॉन में Z, या I बराबर होता है V अपॉन में R। अनुनाद की स्थिति में अपने को पता है Z मिनिमम बराबर R होता है, तो यहां से ये क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। बिकॉज R मिनिमम है, R मिनिमम है तो I क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। इसलिए जैसे जैसे आप R का मान बढ़ाते जाते हो वैसे वैसे धारा का मान भी क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, और अनुनाद की आवृत्ति या अनुनाद की स्थिति के अंदर ग्राफ भी इसका क्या होता चला जाएगा, कम होता चला जाएगा। अब अगर मैं बात करूं, अपन ने I मैक्सिमम और आवृत्ति के मध्य ग्राफ खींचा, प्रतिघात और आवृत्ति के मध्य ग्राफ खींचा। अगर बात करूं शक्ति की यानी कि अनुनाद की स्थिति या एलसीआर परिपथ के अंदर अनुनादी आवृत्ति के ऊपर शक्ति का मान कितना होता है, अपने को पता है कि P बराबर होता है VI। P बराबर VI होता है। एलसीआर परिपथ के अंदर वोल्टेज और धारा के मध्य कुछ न कुछ कलांतर था, कुछ न कुछ कलांतर यानी कि थीटा का मान होता है।
v और i दोनों के दोनों क्या है, अदिश राशि है और दोनों के दोनों क्या है, डॉट प्रोडक्ट है। तो यहाँ से अगर मैं इसका मान निकालूं तो ये हो जाएगा vi या cos फाई हो जाएगा, यहाँ से vi cos फाई हो जाएगा। अपने को पता है कि एलसीआर परिपथ के अंदर धारा और वोल्टेज दोनों समान कला में होते हैं। धारा और वोल्टेज दोनों समान कला में होंगे तो फाई का मान कितना आ जाएगा, 0 डिग्री आ जाएगा। अगर यहां से इसका मान निकालूं मैं तो ये हो जाएगा v। अब परिपथ के अंदर धारा कौन सी बह रही है, वर्ग मध्य मूलमान बह रहा है, तो यहाँ से v RMS हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा, i RMS हो जाएगा। तो यहाँ से v RMS i RMS कोस 0 का मान कितना होता है, 1 होता है। यहां से अगर वी आर एम एस का मान रखूं मैं, वी आर एम एस का मान होता है वी मैक्सिमम या वी नोट बटा में, यहाँ पे वी मैक्सिमम लिख लेते हैं, वी मैक्सिमम अपन में √2 और आई मैक्सिमम अपन में √2, और कोस फाई का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। वी मैक्सिमम और आई मैक्सिमम क्या होती है, धारा होती है, यानी कि कहने का तात्पर्य है P मैक्सिमम यानी कि शक्ति का मान भी कितना आएगा, अधिकतम आएगा। अगर V का मान रखूं यहाँ पे, V का मान कितना होता है, IR होता है। V का मान IR अगर इसके अंदर पुटअप करता हूं तो ये आ जाएगा I मैक्सिमम की स्केयर R बटा में 2। कहने का तात्पर्य शक्ति भी धारा के क्या आएगी, समानुपाती आएगी। अगर इसके मध्य भी मैं ग्राफ खींचूं तो ये ग्राफ भी कुछ धारा कितना ही आएगा, यानी कि धारा और आवर्ती, यानी कि आवर्ती और अगर शक्ति के मध्य ग्राफ खींचूं तो ये ग्राफ भी किसकी तरह आएगा, धारा के सेम ही आएगा। क्यों, क्योंकि आई मैक्सिमम है, यहाँ से अगर आई मैक्सिमम है तो पी भी क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। तो यहाँ से ये अगर पी ये कितनी हो जाएगी, पी मैक्सिमम, और यहाँ पे अनुनाद यानी कि अनुनादी आवर्ती के ऊपर भी शक्ति का मान कितना रह जाता है, पी मैक्सिमम ही रहता है। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि अनुनाद की स्थिति के अंदर करंट की वैल्यू P डिसाइड करता है, यानी कि करंट की वैल्यू P डिसाइड करेगा। यहाँ पे अपने को पता है कि R आवर्ती के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं डालता है, लेकिन ये R क्या करता है, इस ग्राफ के अंदर शार्पनेस लाता है, यानी कि रेजिस्टेंस के अंदर क्या लाता है, शार्पनेस लाता है। अगर मैं बात करूं अब मैं मान लेता हूं कि आकाश के अंदर बहुत सारी मैग्नेटिक वेव्स है, अलग अलग चैनल का अलग अलग संकेत है, मान लिया। इनकी आवृत्ति मान लेता हूं किसी की 92.4, 93.6, 94.2, 96.4 और 98.2 मान लेता हूं। इनकी अलग अलग कोई न कोई आवृत्ति है। ये जो संकेत है ये अलग अलग चैनलों के, मतलब कि अलग अलग कंपनियों द्वारा छोड़े गए चैनलों के संकेत है, मान लेते हैं। अपना जो घरों के अंदर टीवी या रेडियो होता है वो क्या करता है, उसकी एंटीना, मान लेता हूं कि ये इसकी एंटीना है रेडियो या टीवी की, वो क्या करता है, इन ऐसा नहीं है कि मान लो कि कोई चैनल चलाया अपन ने और वो क्या करेगा, एक पर्टिकुलर जैसे 93.6 FM को ही कैच करेगा, नहीं। एंटीना क्या करता है, इस इन सभी वेव्स यानी कि इन सभी मैग्नेटिक वेव्स को क्या करता है, अपने अंदर कलेक्ट करता है। इन सभी वेव्स को अपने अंदर कलेक्ट करेगा। जब इसने अपने अंदर कलेक्ट किया तो रेडियो या टीवी के अंदर क्या होता है, एक LCR लगा होता है, LCR लगा होता है। LCR लगा है जो क्या करेगा, इन संकेतों को अपने अंदर ग्रहण करेगा। अपन ने क्या किया, जो अपने पास रेडियो है, अपने पास रेडियो है, उस रेडियो को बटन को, भाई अपना खुद का रेडियो है तो अपन कोई भी संकेत घुमाकर कोई भी संकेत कैच करा सकते हैं। तो यहां से अगर मैं बात करूं कि ये रेडियो है कोई भी, अपन ने जब इस रेडियो के बटन को घुमाया यानी कि इन संकेतों को चेंज करना चाहा, इस बटन को घुमाते हैं तो क्या होता है, XL की वैल्यू चेंज होती है या XC की। कई उपकरणों के अंदर क्या होता है, XL की नहीं C की वैल्यू चेंज होती है। कई उपकरणों के अंदर C की वैल्यू चेंज होती है। और कई उपकरणों में क्या है, जो
मॉडर्न उपकरण आ रहे हैं उनके अंदर क्या हो रहा है, एल की वैल्यू चेंज हो रही है। तो अपन ने जब सी या एल की वैल्यू चेंज की, तो जब सी की वैल्यू चेंज करता हूं तो सी की वैल्यू चेंज कर मान लेता हूं कि मैंने इसकी आवृत्ति 93.6 के ऊपर सेट कर दी। जैसे इसको मैं ग्राफ से आपको समझाता हूं। मान लेता हूं कि ये आवृत्ति एफ आर है और यहाँ पे धारा आई है। मैं ये बोल रहा हूं कि मैंने क्या किया, इस सी बटन को घुमा के सी की वैल्यू चेंज की और वैल्यू चेंज करके इसकी आवृत्ति 93.6 यानी कि जो संदेश सिग्नल है इसके ऊपर सेट की। मेरे को चलाना है, मान लो कि विविध भारती चलाना है और उसकी आवृत्ति क्या है, 93.6 है। तो यहां से मैंने इसको सेट किया, बटन को इस प्रकार सेट किया कि इसकी आवृत्ति 93.6 हो जाएगी। तो क्या होगा, अनुनादी आवृत्ति 93.6 हो गई मान लेता हूं। तो क्या होगा, 93.6 के ऊपर अनुनाद की घटना होगी, अनुनाद की घटना होगी तो 93.6 के ऊपर क्या हो जाएगा, धारा का मान क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। जब धारा का मान मैक्सिमम हो जाता है तो कोई भी एक पर्टिकुलर संकेत अगर अपने को या पर्टिकुलर चैनल चलाना होता है तो इसकी आवृत्ति क्या, अनुनादी आवृत्ति के ऊपर सेट कर देते हैं और वो चैनल चल जाता है। अब बात की जाए कि जैसे कई बार क्या होता है, अपन चैनल कोई और चलाना और बीच में कोई अलग अलग आवाज आ जाती है। जैसे मान लो कि बीच में कहीं पे गाना चल रहा है और कहीं पे भी खाने की रेसिपी बता रहे हैं, तो ऐसा किस कारण होता है, क्योंकि जो संदेश सिग्नल होता है वो क्या करता है, अपने से आधी शक्ति वाले संकेत को भी क्या कर सकता है, ग्रहण कर सकता है। अपन ने ग्राफ बनाया था धारा आई और आवृत्ति के मध्य, या पी का ग्राफ भी इसी तरह आया था कुछ। कहने का तात्पर्य जो संकेत होता है, मान लेता हूं कि संकेत की शक्ति कितनी है, पी है, तो पी और आवृत्ति के मध्य अगर ग्राफ खींचू तो कुछ इस तरह आएगा। तो क्या होता है, जो संदेश संकेत होता है वो अपनी से आधी शक्ति के संकेत को भी क्या कर सकता है, ग्रहण कर सकता है। इस वजह से क्या होता है, जो बीच में रेडियो के बीच में कोई अलग अलग प्रकार की आवाजें आती है वो इसी वजह से आती है। कहने का तात्पर्य मान लेता हूं कि कोई भी अनुनादी आवृत्ति यानी कि 93.6 अनुनादी आवृत्ति के ऊपर मैंने क्या किया, एक संदेश सिग्नल संकेत को क्या किया, सेट किया। जब इसको सेट करता हूं तो इसके ऊपर धारा का मान भी क्या हो जाएगा, आई मैक्सिमम हो जाएगा और अपने को एक पर्टिकुलर संकेत प्राप्त हो जाएगा। लेकिन जैसे 93.6 है, इसके आसपास भी तो कोई ना कोई संकेत होंगे, जैसे 93.8 हो जाएंगे, या इधर की साइड कहूं तो 93.4 हो जाएंगे। तो क्या होता है, इसके कारण इसके नजदीक वाले संकेत भी यहाँ तक आ जाएंगे। कुछ मान लेता हूं कि इसके संकेत है यहाँ तक आ जाएंगे। तो क्या होता है, वो यानी कि अधिकतम शक्ति से आधी शक्ति के संकेत को भी क्या कर सकता है, वो कैच कर सकता है। इसीलिए क्या होता है कि जो रेडियो संकेत या टीवी संकेत होते हैं, यानी कि पर्टिकुलर आपने देखा होगा रेडियो के ऊपर जो संकेत होते हैं, यानी कि उनके मध्य कुछ ना कुछ अंतर देके क्या किया जाता है, उन चैनलों को उनके संकेत को सेट किया जाता है। यानी कि 92.4 के बाद में 93.6 यानी कि इनके मध्य इतना गैप होता है। इसका रीजन यही होता है क्योंकि जो पर्टिकुलर आवृत्ति का संकेत होता है वो अपने नजदीक वाले संकेत की आवृत्ति को क्या ना कर सके, कैच ना कर सके। इसीलिए क्या किया जाता है, उनकी आवृत्ति के मध्य गैप रखा जाता है। यदि मैं कहूं कि इस 93.6 के बाद में 93.8 के ऊपर मैं मान लेता हूं कोई भी एक चैनल सेट कर लेता हूं, तो इसके ऊपर अगर चैनल को सेट करूंगा तो न तो ये 93.6 वाला चैनल ढंग से चलेगा और न ही 93.8 वाला ढंग से चलेगा। तो क्या किया जाता है, इनके मध्य गैप रखा जाता है और इस गैप को यानी कि कम से कम गैप कितना होना चाहिए कि उनकी शक्ति होती है, जो मैक्सिमम शक्ति की कम से कम कितना होना चाहिए, आधी शक्ति होना चाहिए। और इस शक्ति के ऊपर जो बिंदु होते हैं उन बिंदुओं को क्या बोला जाता है, अर्ध शक्ति बिंदु बोला जाता है। कहने का तात्पर्य मान लेता हूं कि कोई ग्राफ बनाया, ये हो गया धारा आई या टी के मध्य ग्राफ है। मैंने सबसे पहले क्या किया, 93.6 के ऊपर अनुनादी आवृत्ति सेट किया, यानी कि इस बटन को घुमाया और घुमाने के बाद में इसकी आवृत्ति 93.6 किया। तो इसके लिए ग्राफ कुछ इस तरह आया। ये हो गया 93.6 के ऊपर, 93.6 के ऊपर धारा कितनी हुई, आई मैक्सिमम हो गई। अब मैंने क्या किया, इस बटन को घुमाया और घुमाने के बाद में इसकी आवृत्ति कितनी कर दी,
4.2 की, तो 90 जब 4.2 करता हूं तो मान लेता हूं कि ये कुछ इस तरह आएगा। ये हो गया आई मैक्सिमम, ये हो जाएगा 94.2 और ये हो जाएगा आपकी बार आई मैक्सिमम, यहां तक हो जाएगा। अब मैंने इसको क्या किया, 96.4 के ऊपर सेट किया, 96.4 के ऊपर सेट किया, तो अब की बार धारा का मान क्या हो जाएगा, आई मैक्सिमम हो जाएगा यहाँ पे, और अनुनादी आवर्ती कितनी हो जाएगी 96.4। यानी कि कितना गैप होना चाहिए, अपने को पता है कि मान लेता हूं कि जो अर्ध शक्ति बिंदु है वो यहाँ पे है, यानी कि इनकी शक्ति आई मैक्सिमम है, तो यहाँ पे भी धारा का मान, अगर धारा का मान आई मैक्सिमम है, अधिकतम है, तो अधिकतम मान के लिए अपने को पता है कि पी मैक्सिमम होता है, पी मैक्सिमम होता है आई मैक्सिमम स्क्वायर गुणा आर अपॉन में 2, यानी कि आधे मान के लिए, आधे मान के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ से अगर बिंदु यहाँ तक मानूं तो कहने का तात्पर्य ये जो बिंदु आए यानी कि इसके मध्य इतना गैप तो होना चाहिए, कहने का तात्पर्य यानी कि उन आवर्तियों के मध्य या चैनलों के मध्य इतना गैप होना चाहिए कि उनकी जो आवर्ती का अंतर आता है वो क्या इन अर्ध शक्ति बिंदुओं से कम हो। तो यहाँ से इन आवर्तियों के अंतर को ये क्या बोला जाता है, बैंड विड्थ बोला जाता है या बैंड चौड़ाई बोला जाता है। अब मैं बात करता हूं, अगर अपने को मान लेते हैं कोई भी अच्छा संकेत प्राप्त करना है, अच्छा संकेत या अच्छी आवाज प्राप्त करनी है, तो एक पर्टिकुलर संकेत की आवृत्ति कितनी रखूं कि अपने को एक अच्छा संकेत प्राप्त हो सके। तो अपने को पता है कि P बराबर होता है VI cos फाई होता है, ठीक है। तो यहां से अगर कहूं कि P बराबर, अपने को पता है कि LCR स्थिति या अनुनाद की स्थिति के अंदर धारा और वोल्टेज के मध्य कलांतर होता है 0 डिग्री, और धारा होती है वो, अगर कहूं कि VRMS और IRMS, अपने घरों में या परिपथ के अंदर धारा प्रवाहित होती है VRMS या IRMS, और कोस फाई का मान, फाई का मान अगर 0 डिग्री हो जाए तो कोस का मान हो जाएगा 1। तो यहां से P बराबर VRMS और IRMS। अपने को पता है प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग मध्य मूल मान मैक्सिमम बटा में 2, तो यहां से P बराबर VRMS का मान रखूं तो V मैक्सिमम अपॉन में √2 या आई मैक्सिमम अपॉन में √2, यहां से मान निकालूं तो V मैक्सिमम और I मैक्सिमम अपॉन में 2, V मैक्सिमम I मैक्सिमम यानी कि VI यानी कि P मैक्सिमम, यहां से P का मान निकालूं तो P मैक्सिमम अपॉन में 2, यानी कि अगर अपने को एक अच्छी आवृत्ति का संकेत प्राप्त करना है तो अधिकतम शक्ति के आधे बिंदु के ऊपर, यानी कि अधिकतम शक्ति से आधी शक्ति पर एक उससे नीचे संकेत पर एक अच्छी आवृत्ति प्राप्त हो सके। अगर मैं कहूं कि ग्राफ की, तो ये अनुनाद की स्थिति के अंदर ग्राफ है, तो यहां से अनुनादी आवृत्ति के ऊपर FR का मान, यहाँ पे धारा का मान क्या होता है I मैक्सिमम होता है, यहां से ये धारा I या P की बात करूं तो I मैक्सिमम है, और यहां पर भी क्या है P मैक्सिमम है, तो P मैक्सिमम का बटा 2, यानी कि अगर अपने को एक अच्छी शक्ति का बिंदु प्राप्त करना है तो अधिकतम शक्ति के आधे बिंदु पर, यानी कि अधिकतम मान लेता हूं कि आधा, इन बिंदुओं के ऊपर P मैक्सिमम का बटा 2, यानी कि इन बिंदुओं के ऊपर अधिकतम शक्ति आधी हो जाती है। तो इन बिंदुओं के ऊपर जो आवृत्ति प्राप्त होती है, मान लेता हूं इसको F1 माना और इसको F2, इन बिंदुओं को तो अर्धशक्ति बिंदु कहा जाता है। अगर बात करूं बैंड चौड़ाई की, तो यहां से डेल्टा F या बीटा बैंड चौड़ाई कहलाती है, और इसका मान होता है F2 माइनस F1। तथा अगर मैं बात करूं धारा की, तो अपने को पता है कि P बराबर होता है I स्क्वायर I RMS की स्क्वायर, R बराबर हो जाएगा P का मान, P मैक्सिमम, तो P की मैक्सिमम वैल्यू ले रहा हूं, तो यहाँ पे धारा का भी क्या लूंगा मैक्सिमम वैल्यू लूंगा, I RMS स्क्वायर, ये हो गई इसकी मैक्सिमम वैल्यू, और इसके साथ R बटा में ये हो गया 2। अगर यहाँ से
आर को कैंसिल करूं और आई आर एम एस का मान निकालूं, आई आर एम एस बराबर ये हो जाएगा आई आर एम एस की मैक्सिमम वैल्यू अपॉन में √2, अर्थात अर्ध शक्ति बिंदु यानी कि इन बिंदुओं के ऊपर धारा का मान अधिकतम धारा के 1/√2 गुणा के बराबर हो जाता है, यानी कि अर्ध शक्ति बिंदु पर धारा का मान 1/√2 के बराबर रह जाता है। अगर मैं इनके मध्य बैंड चौड़ाई की बात करूं तो अनुनाद की स्थिति के अंदर ग्राफ कुछ इस तरह बनाया था, ये हो जाएगा, यहाँ पे अपने माना था अनुनादी आवर्ती एफ आर, इसके ऊपर धारा का मान आई मैक्सिमम, ये हो जाएगा धारा आई। मान लेता हूं कि बिंदु ए तथा बी के ऊपर कोई भी दो अर्ध शक्ति बिंदु लिए गए हैं, जहां पर शक्ति का मान P मैक्सिमम यानी कि अधिकतम शक्ति का बटा में 2 हो जाएगा, और बिंदु ए पर आवर्ती मान लेते हैं F1 है और बिंदु बी पर आवर्ती माना F2 है। अपने को पता है कि बैंड चौड़ाई को डेल्टा F या बीटा बराबर होता है F2 माइनस F1। अब ये अर्ध शक्ति बिंदु है, तो अपने को पता है कि अर्ध शक्ति बिंदु के ऊपर धारा का मान इसकी मैक्सिमम धारा यानी कि मैक्सिमम करंट की वैल्यू का √2 गुना होता है। तो यहां से अगर बात करूं IRMS यानी कि IRMS की, तो IRMS होता है IRMS की मैक्सिमम वैल्यू का √2। अब IRMS चूंकि अनुनाद की स्थिति सिर्फ और सिर्फ LCR परिपथ के अंदर होती है, तो LCR परिपथ के अंदर प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग मध्य मूल मान लिखूं तो ये हो जाएगा, अपने लेक्चर नंबर 5 में पढ़ा था I बराबर VRMS अपॉन में Z, और Z की वैल्यू कुछ लिखी थी R² प्लस XL माइनस XC की होल स्क्वायर के बराबर है, जहां पे R प्रतिरोध है, XL प्रेरकता की प्रतिघात और XC क्या है, संधारित्र का प्रतिघात है, और बराबर IRMS की मैक्सिमम वैल्यू। चूंकि ये अनुनाद की स्थिति के अंदर है और अनुनाद की स्थिति में अपने को पता है कि Z बराबर R होता है। अगर Z बराबर R है और इनके मध्य धारा और R के मध्य संबंध लिखूं मैक्सिमम वैल्यू के लिए, तो मैक्सिमम वैल्यू के लिए आ जाएगा इसके VRMS अपॉन में, यानी कि I बराबर होता है V अपॉन में R, तो यहाँ पे VRMS की वैल्यू है तो ये हो जाएगा √2 बटा में R। अगर इसको हल करूं तो ये हो जाएगा R² प्लस XL माइनस XC की होल स्क्वायर बराबर √2 R। दोनों तरफ इसका अगर वर्ग हटाऊं या दोनों तरफ स्क्वायर करूं, तो दोनों तरफ स्क्वायर करूंगा तो ये हो जाएगा R² प्लस XL माइनस XC की होल स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा 2R²। यहां से इसको हल करूं, R² को इधर लेके गया तो XL माइनस XC की होल स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा 2R² माइनस R²। यहां से XL माइनस XC की होल स्क्वायर बराबर ये आ जाएगा R² के। अगर मैं स्क्वायर को हटाता हूं यहां से, इस स्क्वायर को हटाए तो ये आ जाएगा XL माइनस XC बराबर प्लस माइनस R। यहां से अगर बात करूं कि बिंदु A के लिए, मान लेता हूं कि कोई बिंदु A है जिस पर आवर्ती मानी मैंने F1 मान ली आवर्ती, और कोणीय आवर्ती मान ली इसके ऊपर ω1 है, कोणीय आवर्ती ω1 मानी और आवर्ती इसकी मान ली F1 है, तथा बिंदु B पर माना F2, आवर्ती F2 मान ली और कोणीय आवर्ती मानी इसकी ω2। मैं मान लेता हूं कि XL माइनस XC बिंदु माना बिंदु A के लिए, अगर बात की जाए बिंदु A के लिए तो इसको लिखूं तो
एक्स एल माइनस एक्स सी बराबर मान लेता हूं कि माइनस आर है। एक्स एल माइनस एक्स सी माना माइनस आर है, तो यहां से इसको समीकरण नंबर 1 देता हूं। एक्स एल माइनस एक्स सी बराबर माइनस आर। यहां से अगर मैं ओमेगा की वैल्यू रखूं, चूंकि माना है कि ओमेगा 1 यानी कि बिंदु ए पर कोणीय आवर्ती ओमेगा 1 है, तो यहां से अगर ओमेगा एक्स एल की वैल्यू रखूं तो अपने को पता है एक्स एल बराबर होता है ओमेगा एल। यहां से बिंदु ए पर ओमेगा 1 है, तो ये हो जाएगा ओमेगा 1 एल माइनस, और एक्स सी की वैल्यू होती है 1 बटा ओमेगा सी, तो यहां से ओमेगा 1 सी बराबर बात करूं तो ये हो जाएगा माइनस आर। यहां से इसको हल करूं, जब इसको हल करूंगा तो ये हो जाएगा, इसको मान लेता हूं समीकरण नंबर, इसको समीकरण नंबर 1 देता हूं। अब बात करूं बिंदु बी के लिए, तो बिंदु बी पर अपन ने माना है आवर्ती F2 है और कोणीय आवर्ती माना ओमेगा 2 है। तो यहां से बिंदु बी के लिए ओमेगा 2 एल माइनस 1 बटा ओमेगा 2 सी बराबर प्लस आर, इसको समीकरण नंबर 2 दे दिया। यहां से अगर बात करूं समीकरण 1 व 2 को जोड़ देता हूं, तो समीकरण 1 व 2 को जब जोड़ता हूं तो ये आ जाएगा 1 प्लस 2। तो यहां से ओमेगा 1 एल माइनस 1 बटा ओमेगा 1 सी बराबर ये हो जाएगा प्लस में ओमेगा 2 एल माइनस 1 बटा ओमेगा 2 सी बराबर हो जाएगा 0। जब इसको हल करता हूं तो एल एल एक तरफ और इस ओमेगा 1 एल प्लस ओमेगा 2 एल माइनस ब्रैकेट के अंदर 1 बटा ओमेगा 1 सी प्लस में 1 बटा ओमेगा 2 सी बराबर 0 हो जाएगा। यहां से जब एल कॉमन लेता हूं ये हो जाएगा ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 माइनस, यहां से ओमेगा 1 सी प्लस ओमेगा 2 सी बटा में ये हो जाएगा ओमेगा 1 ओमेगा 2 सी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 0 के। जब इसको हल करता हूं ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 माइनस सी सी इन दोनों में से कॉमन लेके यहां से कैंसिल हो जाएगा और बचेगा क्या ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 बटा में ओमेगा 1 ओमेगा 2 सी बराबर 0 हो जाएगा। जब इसको हल करता हूं आगे, एक बार इतना इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहां से जब इसकी बात करूं तो इसको एक बार इरेज कर देता हूं। यहां से ओमेगा 1 ओमेगा 2 को कॉमन लिया जाए तो ये हो जाएगा ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2, ये हो जाएगा एल माइनस 1 बटा ओमेगा 1 ओमेगा 2 सी बराबर 0 के। ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 इधर जाके 0 हो जाएगा, बचेगा क्या एल माइनस, या माइनस है इसको भी इधर ले जाऊंगा तो ये बचेगा एल बराबर 1 बटा ओमेगा 1 ओमेगा 2 सी। यहां से ओमेगा 1 और ओमेगा 2 की वैल्यू अगर निकालूं तो ये हो जाएगी ओमेगा 1 ओमेगा 2 बराबर 1 बटा एल सी, और इसको देता हूं समीकरण नंबर 3। अब समीकरण 2 को समीकरण 1 में से घटाने पर समीकरण 2 माइनस समीकरण 1, जब 2 को 1 में से घटाता हूं तो ये हो जाएगा ओमेगा 2 एल माइनस 1 बटा ओमेगा 2 सी माइनस ओमेगा 1 एल माइनस 1 बटा ओमेगा 1 सी बराबर प्लस माइनस माइनस आर, ये हो जाएगा प्लस का 2r। यहां से एल एल की बात करो, एल
वाले एल को अलग कर लेता हूं तो ये हो जाएगा एल ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, और जब इसको अलग करता हूं तो ये हो जाएगा प्लस का 1/ओमेगा 1 c और माइनस का 1/ओमेगा 2 c बराबर ये हो जाएगा 2r के। यहां से अगर मैं बात करूं एल ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 प्लस जब इनका लघुत्तम लेता हूं तो ये हो जाएगा ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 बटा में ओमेगा 1 ओमेगा 2 c और बराबर में चल रहा है अपना 2r। यहां से ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 को कॉमन ले लेता हूं। जब ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 को कॉमन लिया तो बचेगा क्या, ये हो जाएगा L प्लस 1/ओमेगा 1 ओमेगा 2 c बराबर 2r के। ये हो जाएगा 2r। जब इसको आगे हल करता हूं तो ये हो जाएगा, जब इसको आगे हल किया तो ओमेगा 1 और ओमेगा 2 समीकरण 3 से ओमेगा 1 और ओमेगा 2 का अगर मान रखूं समीकरण 4 में तो ये हो जाएगा L प्लस 1/ओमेगा 1 ओमेगा 2 का मान है 1/LC समीकरण 3 से और गुणा C से C कैंसिल हुआ, L ऊपर चला जाएगा तो ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 ये हो जाएगा 2L बराबर 2R के। ये गुणा के अंदर है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 बराबर R बटे में L। ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 ये क्या होती है, कोणीय आवर्ती होती है। बिंदु A तथा B पर ओमेगा 1 तथा ओमेगा 2 क्या कोणीय आवर्ती है। अगर इनका मान रखूं तो ओमेगा 2 का मान होता है 2 पाई f2 और ओमेगा 1 का मान 2 पाई f1 बराबर R बटे L। यहां से f2 माइनस f1 जो कि क्या है, शुरू के अंदर अपन ने डेल्टा f या बैंड चौड़ाई f2 माइनस f1 बैंड चौड़ाई हो जाएगी तो बराबर R बटे में 2 पाई L जो कि क्या है, अर्धशक्ति बिंदु के मध्य अंतर या बैंड चौड़ाई कहलाती है। अब मैं बात करता हूं विशेषता गुणांक या क्वालिटी फैक्टर के बारे में। क्वालिटी फैक्टर या विशेषता गुणांक अपने अनुनाद की स्थिति के अंदर या अनुनादी आवृत्ति के लिए धारा I तथा आवर्ती F के मध्य ग्राफ कुछ इस तरह बनाया था, जहां पे ये आवर्ती होती है F R अनुनादी आवृत्ति और इसके ऊपर धारा का मान होता है I मैक्सिमम। मैं कहूं कि एक तो ग्राफ ये हो गया, एक अगर मैं ऐसा बना दूं ग्राफ, ये भी तो अनुनादी आवृत्ति को डिनोट करता है। यहाँ पे अगर एफ आर लिखूं और यहाँ पे आई मैक्सिमम, तो इन दोनों में से कौन सा ग्राफ अच्छा माना जाता है, तो इसके लिए क्वालिटी फैक्टर यानी कि इन दोनों में से कौन सा ग्राफ अच्छा है जो अनुनाद की स्थिति को डिनोट करता है या अपने को अच्छा संकेत प्राप्त होता है। यहां से अगर मैं इनके मध्य अर्धशक्ति बिंदु की बात करूं तो यहां से अर्धशक्ति बिंदु यहां पर आएंगे तो यहाँ पे गेप कम है, यानी कि धारा का मान अर्धशक्ति बिंदु पे धारा का मान उसके 1/2 √2 गुना रह जाता है। तो यहाँ से धारा का मान इसकी मैक्सिमम वैल्यू के एकदम नजदीक आ जाता है। तो जब नजदीक आएगा तो अपने को संकेत भी मतलब संकेत भी मिक्सिंग सा मिलेगा। अगर मैं यहाँ बात करूं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अर्धशक्ति बिंदु कुछ यहाँ प्राप्त होंगे, यानी कि गेप भी थोड़ा बहुत ज्यादा आएगा। तो गेप ज्यादा आएगा कहने का मतलब अर्धशक्ति बिंदु पे यानी कि मैक्सिमम वैल्यू होती है और उसकी
IRMS की वैल्यू का अंडर 2 गुना होता है। तो यहाँ से धारा का मान में डिफरेंट आता है तो अपने को संकेत भी क्या प्राप्त होता है, अच्छा प्राप्त होता है, इसलिए ये ग्राफ अच्छा माना जाता है। तो इसके लिए क्वालिटी फैक्टर विशेषता गुणांक क्या उससे डिफाइन करते हैं इसको। अगर इसकी बात की जाए क्याउ, तो क्याउ बराबर होता है, ये हो जाएगा अनुनादी आवर्ती बटा में बैंड चौड़ाई का अनुपात। अनुनादी आवृत्ति और बैंड चौड़ाई का अनुपात ही क्या कहलाता है, क्वालिटी फैक्टर कहलाता है। यहां से अगर अनुनादी आवृत्ति की बात करूं तो या तो एफ आर अनुनादी आवृत्ति हो जाएगी और बैंड चौड़ाई बीटा, या अगर मैं कहूं कि कोणीय आवृत्ति लूं तो ये हो जाएगा ओमेगा आर और बीटा का मान हो जाएगा आर अपॉन में एल। अगर इसका मान तो क्या बराबर हो जाएगा ओमेगा आर एल बटा में आर हो जाएगा। ओमेगा आर की वैल्यू अगर लिखो तो अपने को पता है कि ओमेगा बराबर होता है 1 बटा अंडर रूट का एल सी। तो यहां से इसका मान इसके अंदर रखूं तो क्या बराबर हो जाएगा, इसका मान रखा तो ये हो जाएगा 1 बटा अंडर रूट का एल सी गुणा एल बटा में आर हो जाएगा। यहां से अगर एल को कैंसिल किया तो क्या बराबर निकल के आएगा एल बटा में ये हो जाएगा आर, नहीं ये हो जाएगा 1 बटा आर बाहर आ जाएगा और एल बटा में सी। तो क्वालिटी फैक्टर एक क्या बराबर हो जाएगा 1 बटा आर अंडर रूट का एल बटा में सी। अर्थात अपने को अगर एक अच्छा संकेत प्राप्त करना है तो आर की वैल्यू कम रखनी होगी, क्योंकि रेजोनेंस में शार्पनेस लाता है और आर की वैल्यू जितनी कम होगी उतनी ही करंट की वैल्यू क्या होगी, अधिकतम होगी, और जितनी करंट की वैल्यू अधिकतम होगी उतना ही अपने को क्या होगा, अच्छा संकेत प्राप्त होगा। इसी के साथ आज का लेक्चर यहीं समाप्त करता हूं। आशा करता हूं आज जो भी समझाया वो आपको समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।